नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज साइंस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजी पार्ट के अंदर हम पाचन तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे और पाचन तंत्र में हमने लास्ट में आमाशय से पूर्व का पार्ट पढ़ लिया था, जिसके अंदर मुगुहा, दांत, लार ग्रंथियाँ, ग्रसनी, ग्रासनाल आदि पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। आज का स्पेशल पार्ट रहेगा हमारा आमाशय का, जिसको स्टमक के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने डायग्राम है आमाशय का। कंप्लीट डायग्राम हम बना चुके हैं लास्ट पार्ट में। इसमें केवल आमाशय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों कि आमाशय की स्थिति कहाँ होती है, आमाशय की पोजीशन क्या है। तो हमारे दोस्तों ये हमारी ग्रसनी, ग्रासनाल, इधर हमारा लीवर होता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, आमाशय होता है। हमारा डायफ्राम इसको दो पार्ट में बांटता है। डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट कहलाता है बक्ष भाग और नीचे वाला पार्ट कहलाता है उदर भाग। तो ये कहाँ पर होता है, उदर भाग में बाईं तरफ स्थित होता है। कहाँ पर होता है, उदर भाग में बाईं तरफ स्थित होता है। उदर भाग में बाईं तरफ स्थित होता है। लेफ्ट साइड इन एब्डोमिनल कैविटी, उदर भाग में बाईं तरफ ये स्थित होता है। ये दोस्तों आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, याद रखना। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, आमाशय होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, आहार नाल का सबसे चौड़े भाग की बात करें तो कौन सा होगा, आमाशय। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वाइडेस्ट पार्ट है ये, किसका है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, याद रखना, आमाशय होता है। इसकी आकृति की बात करें तो आकृति इसकी दोस्तों जे अक्षर नुमा होती है। देखो ऐसे बना जे, तो जे अक्षर नुमा होती है और ये एक थैले के समान पेशीय संरचना होती है। कैसी होती है, थैले के समान पेशीय संरचना है। थैले के समान पेशीय संरचना के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी आकृति की बात करें तो आकृति दोस्तों इसकी जे अक्षर नुमा होती है। इसकी आकृति की बात करें, शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी होती है दोस्तों, जे अक्षर नुमा होती है। कैसी होती है, जे अक्षर नुमा इसकी शेप होती है। अब हम इसके पार्ट्स की बात करेंगे कि इसके टोटल भाग कितने हैं, कितने पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो पार्ट्स की हम बात करें दोस्तों तो एक तो इसका पार्ट आप देख पा रहे हो, एक तो है इसका पार्ट कार्डिया, यानी जो जस्ट ऊपर वाला पार्ट है कार्डियक, यानी हमारा हार्ट होता है, हार्ट के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है जो इसके टच में रहता है एक तरीके से, इसलिए इसको नाम कार्डिया दिया है। तो कार्डिया। दूसरा भाग आता है इसका फंडस, बीच वाले भाग को कहते हैं बॉडी। क्या कहा जाता है, बीच वाले भाग को बॉडी कहा जाता है। और लास्ट वाला पार्ट है इसको कहा जाता है पाइलोरस। क्या कहा जाता है, पाइलोरस। और पाइलोरस के बाद जो कपाट होता है उसे कहते हैं पाइलोरिक वॉल्व। और पाइलोरिक वॉल्व क्या काम करेगा, जब भोजन का पाचन आमाशय में हो जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं, उस काइम को एक छोटी आंत में भेजने का कार्य करता है। तो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, इसके भाग की बात करें तो भाग दोस्तों एक तो होगा कार्डियक। कौन सा होगा, कार्डिया। दूसरा इसका पार्ट है दोस्तों फंडस। तीसरा इसका पार्ट है बॉडी और चौथा इसका पार्ट है पाइलोरस। क्या नाम है, पाइलोरस। तो ये सभी क्या है, याद रखना, आमाशय के भाग हैं। कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। सबसे बड़ा भाग जो होता है वो दोस्तों होता है, याद रखना, फंडस। कौन सा होता है, फंडस। हालांकि बॉडी मेन पार्ट है इसका, लेकिन मेन पार्ट में कार्डियक, फंडस और पाइलोरस तीन पार्ट ही माने जाते हैं। बॉडी दे रखा है तो फिर ये बॉडी है। इसमें दोस्तों दो छिद्र पाए जाते हैं, एक तो कार्डियक छिद्र जो कि सबसे ऊपर होता है, एक नीचे होता है पाइलोरिक छिद्र। कार्डियक छिद्र तो क्या होता है, ये ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है जिसको ग्रासनाल कहते हैं। इस ग्रासनाल के अंतिम सिरे से जुड़ा रहता उसको तो कहते हैं कार्डियक छिद्र।
ये तो है कार्डियक छिद्र यहाँ पर, और एक यहाँ पर होगा जिसको हम कहते हैं पाइलोरस छिद्र। क्या कहते हैं? पाइलोरस छिद्र। और पाइलोरिक छिद्र जो होता है वो आगे जाके ग्रहणी में खुलता है। ये वाला पार्ट कौन सा है? ग्रहणी है। इसके नीचे वाला पार्ट ग्रहणी है, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? ग्रासनाल है। तो इसमें टोटल 2 छिद्र पाए जाते हैं। कितने छिद्र पाए जाते हैं? 2 छिद्र उपस्थित होते हैं। 2 छिद्र कौन कौन से हैं? एक तो आता है दोस्तों इसमें जिसका नाम है कार्डियक छिद्र, और एक है पाइलोरस छिद्र। एक तो कौन सा है? कार्डियक छिद्र। एक कौन सा है? पाइलोरस छिद्र। ये क्या काम करते हैं दोस्तों? कार्डियक छिद्र जो होता है वो ईसोफेगस के अंतिम सिरे से जुड़ा रहता है, जो कि फूड को लेकर के आता है। इस छिद्र के माध्यम से फूड कहाँ आ जाता है? स्टमक के अंदर आता है, आमाशय के अंदर आ जाता है। तो ईसोफेगस के अंतिम सिरे से जुड़ा रहता है। ईसोफेगस, जिसको हम कह सकते हैं ग्रासनाल के अंतिम सिरे से जुड़ा रहता है। ग्रासनाल के अंतिम सिरे से जुड़ा रहता है। और दूसरा वाला कार्ड पाइलोरिक, ये ग्रहणी में खुलता है। कहाँ खुलता है? ग्रहणी में, जिसको ड्यूडीनम कहते हैं। क्या कहा जाता है? ड्यूडीनम कहा जाता है। तो ये कहाँ पर जाकर खुलता है? ड्यूडीनम के अंदर जाकर के खुलता है। तो 2 छिद्र हो गए, कार्डियक, और एक दूसरा कौन सा हो गया? पाइलोरस छिद्र हो गया। अब हम बात करें कि आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है वो गैस्ट्रिक जूस के माध्यम से होता है, जठर रस के माध्यम से होता है। सबसे पहले आमाशयी पाचन की प्रक्रिया के बारे में एक वैज्ञानिक थे, स्पेलेंजेनी। क्या नाम था? स्पेलेंजेनी। स्पेलेंजेनी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आमाशयी पाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया था। तो आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो जठर रस के द्वारा होता है। आमाशय में भोजन का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? जठर रस के द्वारा होता है, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा होता है, जठर रस के द्वारा होता है। और आमाशय पाचन की प्रक्रिया को देखने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? स्पेलेंजेनी है। आमाशयी पाचन की प्रक्रिया को देखा, किसने देखा था? स्पेलेंजेनी। स्पेलेंजेनी ने सबसे पहले आमाशय पाचन की प्रक्रिया को देखा था। आमाशय की जो श्लेष्मिका सतह होती है, म्यूकस लेयर होती है, उसके अंदर लगभग 3 करोड़ 50 लाख छोटी छोटी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? छोटी छोटी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। तो आमाशय की जो श्लेष्मिका सतह होती है उस पर क्या पाई जाती हैं? लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय की श्लेष्मिका सतह पर, इसको अपन म्यूकस लेयर कहते हैं, श्लेष्मिका सतह पर लगभग 3 करोड़ 50 लाख 3 करोड़ 50 लाख क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 करोड़ 50 लाख क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं, और इनसे निकलता जठर रस। आमाशय के दोस्तों जितने भी पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट में इन ग्रंथियों का वितरण अलग अलग तरीके से होता है। इस तरीके से इन ग्रंथियों को टोटल 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो आमाशय में वितरण के आधार पर, आमाशय में वितरण के आधार पर, आमाशय में वितरण के आधार पर जठर ग्रंथियां जो होती हैं दोस्तों, इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जठर ग्रंथियों को 3 भागों में या 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणी विभाजित किया गया है? 3 श्रेणी के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं 3 पार्ट?
सबसे पहला एक आता है कार्डियक ग्रंथियां। सबसे पहली आती है जिनको कहा जाता है कार्डियक ग्लैंड्स, कार्डियक ग्रंथियां, कार्डियक ग्लैंड्स। दूसरी आती है दोस्तों फंडिक ग्रंथियां। सेकंड कौन सी आती हैं? फंडिक ग्लैंड्स या फंडिक ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। और तीसरी आती हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स। तीसरी कौन सी आती हैं? पाइलोरिक ग्रंथियां, पाइलोरिक ग्रंथियां। तो तीन प्रकार की हमारी ग्रंथियां हो गई आमाशय में, कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स और एक कौन सी हो गई? पाइलोरिक ग्रंथियां। दोस्तों ये लेवल हम वो लेकर के चल रहे हैं कि साइंस से संबंधित आपको कहीं परेशानी आने वाली नहीं है। आप रीट का, सीटेट का, लैब असिस्टेंट का, सेकंड ग्रेड, इन सभी में दोस्तों ये काम में आने वाली चीज़ है, याद रखना। इसके अलावा जो आप अदर एग्जाम देते हो, वो अदर एग्जाम जो होते हैं हमारे, उनके अंदर भी ये सारे पार्ट काम में आने वाले हैं। जहाँ जहाँ पर टॉपिक है वहाँ पर आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको पढ़ लेना, काम हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्डियक ग्रंथियाँ, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का एक निचोड़ होता है, हर चीज़ का एक एंड होता है। हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी एक एंड है कि भाई यहाँ पर यहाँ तक की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक दो क्वेश्चन कोई ऊपर नीचे हो जाए तो बात अलग होती है, बाकी तो दोस्तों एक तरीके से हम 98-99% ये कह सकते हैं कि थर्ड ग्रेड का लेवल ये है, रीट का लेवल ये है, पटवार का लेवल ये है, या किसी अन्य एग्जाम का लेवल ये है। हमें पता रहता है, एक जो व्यक्ति इतने दिन से पढ़ा रहा है या फिर कहीं ना कहीं उसको अनुभव है, पेपर्स देखता है, चाहे वो स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, धीरे धीरे उसको अनुभव हो जाता है कि यार कौन से पेपर के अंदर चीज़ें कहाँ तक पूछी जा रही हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लंबे समय से तैयारी करते हैं, उनको पता लग जाता है कि यार हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे सही है या नहीं है, लेकिन ये बहुत मेहनत और बहुत अनुभव के बाद पता चल पाता है। अधिकांश विद्यार्थियों को ये पता नहीं चल पाता कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए हम क्या पढ़ें, हमारा लेवल क्या है, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है। और यही महत्वपूर्ण बात होती है कि किसकी तैयारी किसके लेवल से की जाए, कौन सा एग्जाम है उसका लेवल क्या रहेगा। दोस्तों हम यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी को तो कंप्लीट निचोड़ रहे हैं ताकि कोई भी लाइन आपकी छूटे नहीं। उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा मटेरियल है पूरा यहाँ पर साथ में लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं, तो कोई तकलीफ पैदा होने वाली नहीं है आपके जीवन में। आगे साइंस से संबंधित पहली ग्रंथि हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां हैं? कार्डियक ग्रंथियां। कार्डियक ग्लैंड्स के नाम से इनको जाना जाता है। सबसे पहली ग्लैंड्स है ऊपर वाले पार्ट में पाई जाती है, कार्डियक भाग में पाई जाती हैं। इनका मेन कार्य होता है श्लेष्मा का सीक्रेशन करना, और श्लेष्मा जो होती है वो भोजन को लसलसा बनाती है। क्या बनाती है? भोजन को लसलसा बनाती है। ये एकल या नलिका नुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इनको रेसिमोस ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? रेसिमोस ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आगम भाग में पाई जाती है। कार्डियक ग्रंथियों को, कार्डियक भाग को आगम भाग भी कहते हैं, याद रखना। तो आगम भाग में उपस्थित होती हैं। आगम भाग, या इसको अपन कह सकते हैं कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट में उपस्थित होती हैं। आगम भाग में क्या होंगी? ये उपस्थित होंगी, याद रखना। इसके अलावा मेन कार्य याद रखना, इनका कार्य क्या है? श्लेष्मा का स्राव करना, सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। श्लेष्मा का श्लेष्म का स्त्राव करना। श्लेष्म का स्त्राव कौन करती हैं? कार्डियक ग्लैंड्स करती हैं। कौन करेगी? कार्डियक ग्लैंड्स। और ये भोजन को लसलसा बनाती है। क्या बनाती है? भोजन को लसलसा बनाने का कार्य कौन करती हैं? श्लेष्मा करती है। तो ये बात हुई हमारी पहली ग्लैंड्स, जिनका नाम क्या है? कार्डियक ग्लैंड्स। सेकंड नंबर पर आती हैं दोस्तों फंडिक। सेकंड नंबर पर कौन सी आती हैं? फंडिक ग्लैंड्स या फंडिक ग्रंथियां। ये मेन ग्रंथियां हैं, याद रखना दोस्तों। फंडिक ग्रंथियों के नाम से इसको जाना जाता है। ये आमाशय के श्लेष्मा स्तर पर ही उपस्थित होती हैं और ये स्तंभाकार कोशिकाओं के द्वारा रेखित होती हैं। कोलुमनर सेल्स पाई जाती हैं जिनकी संरचना स्तंभ के समान होती है। और दोस्तों इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। मुख्यतः दो प्रकार की सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। तो कहाँ पर पाया जाता है? ये आमाशय के श्लेष्म स्तर पर उपस्थित होता है। आमाशय के श्लेष्म स्तर पर उपस्थित होती हैं। आमाशय के श्लेष्म स्तर पर उपस्थित ग्रंथियों को
क्या कहा जाता है दोस्तों? फंडिक ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडिक ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। स्तंभाकार कोशिकाओं द्वारा रेखित होती हैं। स्तंभाकार कोशिकाओं द्वारा रेखित होती हैं। कौन सी कोशिकाओं द्वारा रेखित होती हैं? स्तंभाकार कोशिकाओं के द्वारा। और ये स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती हैं ये मुख्यतया दो प्रकार की होती हैं। ये जो स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं ना, ये कितने प्रकार की होती हैं? टू टाइप्स, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? मुख्य कोशिकाएं। और एक कोशिका होती हैं दोस्तों जिनका नाम है अम्लजन कोशिकाएं, जिन्हें ऑक्जेंटिक सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहली आती है, दो प्रकार की है ये। एक तो है मुख्य कोशिकाएं। मुख्य कोशिकाएं जिन्हें जाइमोजन सेल्स कहते हैं, यानी चीफ सेल्स कहा जाता है, सेंट्रल सेल्स भी कहा जाता है इनको। तो मुख्य कोशिकाएं या इनको चीफ सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चीफ सेल्स कहा जाता है। इन्हें जाइमोजन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे प्रकार की होती हैं जिनको कहा जाता है अम्लजन कोशिकाएं। क्या कहते हैं? अम्लजन कोशिकाएं, या इनको ऑक्सेंटिक सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सेंटिक सेल्स के नाम से जाना जाता है। अम्लजन कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। इनको पैराइटल कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको पैराइटल सेल्स के नाम से जाना जाता है। और मुख्य कोशिकाओं को केंद्रीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोशिका, या इनको सेंट्रल सेल्स के नाम से जाना जाता है, या इन्हें जाइमोजन कोशिका कहते हैं। क्या कहा जाता है? जाइमोजन सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो दो प्रकार की मेनली सेल्स हुई। सबसे पहले मुख्य कोशिकाएं, दूसरी कौन सी हुई? अम्लजन कोशिकाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मुख्य कोशिकाएं क्या होती हैं। सबसे पहली हमारी मुख्य कोशिकाएं। मुख्य कोशिकाओं को चीफ सेल्स कहा जाता है, या इनको कहा जाता है केंद्रीय कोशिकाएं। केंद्रीय कोशिकाएं सेंट्रल सेल्स कहते हैं, या इनको कहा जाता है जाइमोजन कोशिकाएं। जाइमोजन कोशिकाएं, ये पहले प्रकार की हमारी मुख्य कोशिकाएं हैं। क्या काम करती हैं दोस्तों ये कोशिकाएं? ये जो कोशिकाएं होती हैं वो जठर रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे पेप्सिन, रेनिन, जठरीय लाइपेज इनका स्त्राव करती हैं। और इन्हीं एंजाइमों के द्वारा आमाशय में भोजन का पाचन कंप्लीट होता है। हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में मुख्यतया पाचन होता है दोस्तों प्रोटीन का, और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। हालांकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है पहले पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है। पेप्सिनोजन इसकी निष्क्रिय अवस्था होती है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि दूसरे प्रकार की कोशिकाओं, अम्लजन कोशिकाओं से स्रावित होगा, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मेन काम होता है कि जितने भी निष्क्रिय एंजाइम हैं उनको सक्रिय अवस्था में बदलने का काम कौन करता है? HCl करता है। जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है, तो HCl का काम होता है निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय अवस्था में बदलना। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मुख्य कोशिकाएं। मुख्य कोशिकाएं क्या काम करती हैं? इनसे दोस्तों ये मुख्य कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं? जठर रस में उपस्थित एंजाइमों का। किसका करती हैं? जठर रस में उपस्थित एंजाइम्स का स्राव करती हैं। जठर रस में उपस्थित एंजाइम सीक्रेशन का कार्य कौन करती हैं? मुख्य कोशिकाएं करती हैं। जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए पेप्सिन, एक आता है रेनिन, पढ़ेंगे इन सब के बारे में क्या काम करते हैं। एक आता है जठरीय लाइपेज। जठरीय शब्द इसलिए लगाया क्योंकि आगे ये आंत्र के अंदर भी आएगा, तो आंत्र वाले को इंटेस्टाइन लाइपेज कहते हैं, इसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? गैस्ट्रिक
लाइपेज के नाम से जाना जाता है। तो जठरीय, लाइपेज, इन तीनों का स्राव कौन करती हैं? मुख्य कोशिकाओं के द्वारा, चीफ सेल्स के द्वारा होता है। और सेकंड नंबर पर जो आती हैं उनका नाम है अम्लजन कोशिकाएं। क्या नाम है? अम्लजन कोशिकाएं, या इनको कहते हैं ऑक्सेंटिक सेल्स, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, या कहा जाता है पैराइटल सेल्स। क्या कहते हैं इनको? पैराइटल सेल्स कहते हैं। ये दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या काम करती हैं दोस्तों ये ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स? इनका मेन कार्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सीक्रेशन करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है? जो बोलस आया है आमाशय के अंदर, उसका मीडियम होता है एसिडिक। कैसा होता है? उसको एसिडिक मीडियम देना। ये किसका काम होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। हमें खाना खाने के बाद जो खट्टी डकार आती है वो किस एसिड की वजह से आती है? तो याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से ही आती है। इसके अलावा भोजन पर लार की जो क्रिया हो रखी होती है उसको रोकने का काम भी कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। कुछ छोटे मोटे कीटाणु जीवाणु यदि लाइसोजाइम से बच जाते हैं तो उनको भी नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा और क्या काम करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। क्या बचाता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। तो सारे काम किसके होंगे? ये HCl अम्ल के होते हैं। अगर हमारे शरीर में HCl की कमी हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपो एसिडिटी, और अधिकता हो जाए तो उसे कहा जाता है हाइपर एसिडिटी। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये अम्लता, असंतुलन का कारण क्या है? तो इसका कारण है मानसिक तनाव, धूम्रपान करना, मसालेदार भोजन करना, समय से भोजन नहीं करना। ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जन्म लेती है। दोस्तों, मानसिक तनाव से भी याद रखना पेट खराब होता है। हमारे कई मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि यदि आपने खाने के बारे में ये सोच लिया कि खाना मेरी बॉडी को नुकसान करेगा खाने से पहले, तो निश्चित रूप से आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। यदि आपने तनाव किसी की चीज़ का ले लिया तो तनाव से भी हमारा पेट खराब होता है, तनाव से भी हमारी बॉडी में अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं। HCl अम्ल जो होता है, क्वेश्चन आता है कि HCl अम्ल की या अति अम्लता को दूर करने के लिए या एंटा एसिड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखना, एंटा एसिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। MgOH का होल ट्वाइस, इसे एंटा एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो अम्लजन कोशिकाओं का मेन कार्य क्या हुआ? अम्लजन कोशिकाओं का मेन कार्य होता है HCl अम्ल का स्त्राव करना, सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसका काम होगा? अम्लजन कोशिकाओं का, सीक्रेशन ऑफ HCl। ये HCl क्या काम करता है दोस्तों? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ये HCl के कार्य की बात करें तो HCl का कार्य क्या है? भोजन को एसिडिक मीडियम देना, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू फूड, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, भोजन को अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम देना, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का काम किसका होता है? अम्लजन या ऑक्सेंटिक कोशिकाओं का होता है। अगर हमारे शरीर में अगर हम बात करें कि HCl की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ HCl, HCl की प्रकृति की बात करें तो ये हाइपर एसिडिक होता है, अति अम्लीय होता है। कैसा होता है? अति अम्लीय होता है। इसे हाइपर एसिडिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइपर एसिडिक के नाम से जाना जाता है। अगर हम pH की बात करें, pH ऑफ HCl, तो pH होती है इसकी 0.9 से 1.5 तक। कितनी होती है? 0.9 से 1.5 तक इसकी pH होती है। अगर हमारी बॉडी में HCl की कमी हो जाए तो HCl की कमी को कहते हैं हाइपो एसिडिटी। क्या कहा जाता है? हाइपो एसिडिटी। HCl की कमी को क्या कहते हैं? हाइपो एसिडिटी। और यदि HCl की अधिकता हो जाए शरीर में, HCl की अधिकता हो जाए तो इसे कहा जाता है हाइपर एसिडिटी। क्या कहते हैं? हाइपर एसिडिटी के नाम से जाना जाता है।
अति अम्लता को दूर करने हेतु, अति अम्लता या इसको कह सकते हैं हम हाइपर एसिडिटी, अति अम्लता को दूर करने हेतु क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आ सकता है, रीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना। दूर करने हेतु मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। एक बार सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, या इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज करके हम अति अम्लता को दूर कर सकते हैं। इसका यूज, इसको एंटा एसिड के रूप में उपयोग में लाया जाता है। किसके रूप में लाया जाता है? एंटा एसिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। HCl के फंक्शन की बात करें हम कि HCl के कार्य क्या क्या हैं, तो HCl के कार्य, एक तो पहला भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान हो गया, दूसरा लार की क्रिया को रोकता है। ये लार के जो एंजाइम होते हैं उस क्रिया को रोकने का काम किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। दूसरा, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। मेन काम इसका यही है, भोजन को अम्लीय माध्यम देना। ये किसका काम होता है? HCl का होता है। इसके अलावा हम बात करें, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य कौन करता है? HCl एंजाइम। इसके अलावा HCl और क्या काम करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या काम करेगा? निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय बनाता है, निष्क्रिय एंजाइम को, निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय बनाता है, निष्क्रिय एंजाइम्स को क्या बनाता है? सक्रिय बनाता है। जैसे दो एंजाइम हैं, एक तो है दोस्तों पेप्सिनोजन। कौन सा है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन को ये किस में चेंज कर देता है? पेप्सिन में चेंज कर देता है। कौन? HCl। ये याद रखना निष्क्रिय अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? निष्क्रिय। और पेप्सिन कौन सी अवस्था में है? सक्रिय अवस्था में है। कौन सी अवस्था में होगा? सक्रिय। इसके अलावा जैसे हम बात करें प्रोरेनिन, ये प्रोरेनिन भी याद रखना निष्क्रिय अवस्था में है, और प्रोरेनिन को ये किस में चेंज कर देता है? रेनिन में चेंज कर देता है। रेनिन एक सक्रिय अवस्था के रूप में पाया जाता है। ये किसकी उपस्थिति में होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में होता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, मुख्यतया आमाशय में प्रोटीन का ही पाचन होता है, जो कि पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। और जो रेनिन होता है ना दोस्तों, ये दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन को पनीर बनाने वाला एंजाइम भी कहा जाता है। इसके अलावा रेनिन का उपयोग, ये रेनिन छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, नवजात शिशुओं में सबसे ज़्यादा होता है। रेनिन क्या काम करता है? दूध को फाड़ता है, दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलकर इसको बदलने की भूमिका में कौन काम करता है? रेनिन एंजाइम काम करता है। इसे पनीर बनाने वाला एंजाइम भी कहा जाता है, या दही बनाने वाला एंजाइम कहते हैं। छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं, वॉमिट कर देते हैं, तो दूध फटा हुआ बाहर निकलता है। वो फटा हुआ किसके कारण बाहर निकलता है? याद रखना रेनिन एंजाइम के कारण ही निकलता है। तो ये HCl के सभी क्या हैं दोस्तों? कार्य हैं। आगे हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों पाइलोरिक ग्लैंड्स, जिनको कहा जाता है पाइलोरिक ग्रंथियां। तो आगे काम आएगा, आगे अपन इनके काम भी पढ़ेंगे। इनके तीसरे प्रकार की जो ग्लैंड्स है उसका नाम क्या है? पाइलोरिक ग्रंथियां, पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक ग्लैंड्स की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड फॉर्म में पाई जाती हैं, याद रखना, यानी बहुत जटिल कुंडलित नलिकानुमा संरचनाओं के रूप में पाई जाती हैं। वही स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इनका कार्य भी म्यूकस का स्त्राव करना होता है। क्या काम होता है? म्यूकस का स्त्राव करना होता है। जैसे हम बात करें, यानी ये जटिल
जटिल नलिका युक्त स्तंभाकार जटिल नलिका युक्त होती हैं तथा स्तंभाकार कोशिकाओं से क्या होती हैं, ये निर्मित होती हैं। मेन कार्य क्या होगा इनका, म्यूकस का स्त्राव करना। मेन कार्य क्या होगा, श्लेष्मा का स्त्राव करना। ये किसका काम होता है, पाइलोरिक ग्लैंड्स का होता है। तो 3 प्रकार की सेल्स हमने पढ़ी हैं। तो ये दोस्तों हम देख सकते हैं एक बार, म्यूकस सेल्स एक हमने पढ़ी है, पैराइटल सेल्स एक, चीप सेल्स पढ़ी हैं। इस प्रकार ट्यूब नुमा संरचना के रूप में पाई जाती हैं। इस प्रकार ट्यूब नुमा संरचना के रूप में उपस्थित होती हैं ये। इसके अंदर एक तो पाई जाती हैं चीप सेल्स, क्या पाई जाती हैं, चीप सेल्स पाई जाती हैं। इनको कहते हैं चीप सेल्स, जिनको मुख्य कोशिकाएं कहा जाता है। एक इसके अंदर मुख्य कोशिकाओं के अलावा एक इसमें पाई जाती हैं पैराइटल सेल्स और एक पाई जाती हैं इसके अंदर ऑक्जेंटिक सेल्स। एक पाई जाती हैं इसे ऑक्जेंटिक सेल्स, अम्लजन कोशिकाएं, और एक पाई जाती हैं इसके अंदर, इन्हीं को अपन पैराइटल सेल्स कहते हैं। एक होती हैं म्यूकस सेल्स। ये मैंने डंडे डंडे क्यों बनाए, क्योंकि स्तंभाकार होती हैं। कैसी होती हैं, स्तंभाकार होती हैं, याद रखना। तो ये इस प्रकार की 3 प्रकार की ग्रंथियां हमारे आमाशय के अंदर उपस्थित होती हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या है, कुल कितनी मात्रा होती है, पीएच कितना होता है, जल की मात्रा कितनी है, कितने इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, कितने ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उन एंजाइमों के द्वारा किसका पाचन होता है, ये सारी चर्चा इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। तो अब हेडिंग लगाएंगे इसमें, जठर रस का संगठन। जठर रस का संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जठर रस के संगठन की बात करें हम तो लगभग 1 से 3 लीटर प्रतिदिन इसका स्त्राव होता है। जठर ग्रंथियों से निकलता है, हम पढ़ चुके हैं। लगभग 1 से 3 लीटर जठर रस का पर डे सीक्रेशन होता है। पीएच होती है इसकी 1.5 से 2.5 तक, यानी अति अम्लीय होता है। मैक्सिमम 99.5% इसके अंदर जल पाया जाता है। बाकी 0.7% कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम आयन, ये पाए जाते हैं। बहुत कम मात्रा में 0.3% इसके अंदर कार्बनिक सॉल्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें जठर रस में श्लेष्म पाया जाता है, पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, प्रोरेनिन एंजाइम होता है, जठरीय लाइपेज होता है और एक आंतरिक कारक पाया जाता है। तो ये दोस्तों याद रखना, ये सभी किसके अंदर पाए जाते हैं, जठर रस के अंदर पाए जाते हैं। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन। तो कुल मात्रा, छोटे छोटे पॉइंट हम लिखेंगे। सबसे पहले जठर रस का संगठन में हम बात करें तो कुल मात्रा कितनी होती है, 1 से 3 लीटर पर डे। कितना स्त्राव होता है, 1 से 3 लीटर पर डे स्त्राव इसका होता है। अगर हम प्रकृति के बारे में बात करें तो इसकी प्रकृति, नेचर के बारे में बात करें तो नेचर इसका होगा अति अम्लीय। कैसा होगा, अति अम्लीय, जिसको कहा जाता है हाइपर एसिडिक। क्या कहा जाता है, हाइपर एसिडिक कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी पीएच तो पीएच होती है 1.5 से 2.5 तक। पीएच का मतलब होता है दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन।
P4 पोटेंज एक जर्मन भाषा का शब्द है। पोटेंज, पोटेंज का अर्थ होता है शक्ति सूचक शब्द है ये। इसके अंदर अपन अकार्बनिक लवण की बात करें, अकार्बनिक लवण, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, तो अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं लगभग 0.7%। 0.7% में सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस हो सकता है, इसके अलावा कैल्शियम 2+ हो सकता है, मैग्नीशियम 2+ हो सकता है। ये सब क्या है याद रखना, अकार्बनिक सॉल्ट पाए जाते हैं इसके अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह भी होता है इसके अंदर, ये सभी 0.7% में होते हैं। फॉस्फेट आयन भी होते हैं, सल्फेट आयन भी होते हैं, HPO4- SO4 तो HPO4- SO4 ये सभी याद रखना किसके अंदर पाए जाते हैं, अकार्बनिक लवण के अंदर होते हैं। और जो कार्बनिक लवण होते हैं वो बहुत कम होते हैं। कार्बनिक लवण की यदि हम बात करें तो ये लगभग होते हैं 0.3%। कितने होते हैं, 0.3%। इनको ऑर्गेनिक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों एक तो श्लेष्म पाया जाता है या श्लेष्मा पाई जाती है जिसको म्यूकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूकस। एक इसमें पेप्सिनोजन एंजाइम होता है जो कि पहले निष्क्रिय अवस्था में होता है। HCl पेप्सिनोजन को किस में चेंज कर देता है, पेप्सिन में चेंज कर देता है। तो एक इसमें पेप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। एक इसके अंदर प्रो रेनिन एंजाइम होता है, ये भी निष्क्रिय एंजाइम होता है जिसको HCl किस में बदल देता है, रेनिन के अंदर बदल देता है। एक इसमें आता है जठरीय लाइपेज। कौन सा आता है, जठरीय लाइपेज, जिसको कहा जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रिक लाइपेज के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जिसका नाम है आंतरिक कारक, इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है इसको। नेज फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेज कारक के नाम से जाना जाता है, नेज फैक्टर कहते हैं इसको। ये विटामिन B12 वगैरह होते हैं, RBC होते हैं, उनके निर्माण अवशोषण को बढ़ाता है, बताऊंगा अभी आगे। तो ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जठर रस का क्या है दोस्तों, संगठन है। क्या है ये जठर रस का केमिकल कंपोजिशन है। इससे आगे हम बात करते हैं कि अब ये एंजाइम्स क्या क्या काम करेंगे, किस किस पर पाचन करेंगे, पाचन के बाद भोजन क्या कहलाएगा, ये सारी चर्चा इसमें हम करने वाले हैं। तो अब हम जठर रस में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। सबसे पहला एंजाइम हम पढ़ने वाले हैं, जो मुख्य एंजाइम है जठर रस का, उसका नाम है पेप्सिन। दोस्तों पहले पेप्सिनोजन के रूप में होता है और पेप्सिनोजन को HCl किस में बदल देता है, पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम का जो स्त्राव होता है वो सेंट्रल सेल्स के द्वारा होता है, पढ़ चुके हैं हम, या उन्हें चीफ सेल्स कहा जाता है या पेप्टिक सेल्स के द्वारा माना जाता है। तो इनको पेप्टिक सेल्स, सेंट्रल सेल्स या चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स या सेंट्रल सेल्स द्वारा स्त्रावित होता है। यानी ये मुख्य कोशिकाएं कह सकते हैं इनको अपन, या केंद्रीय कोशिकाएं कह सकते हैं, या पेप्टिक कोशिकाएं कह सकते हैं, मुख्य कोशिकाएं कहा जाता है, या इनको कहते हैं केंद्रीय कोशिकाएं। इनके द्वारा पहले कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है, याद रखना, पेप्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है, सॉरी पेप्सिन एंजाइम का स्त्राव होता है। ये 4 एंजाइमों का समूह होता है वैसे, ये पेप्सिन फर्स्ट, पेप्सिन सेकंड A, सेकंड B और थर्ड, ये 4 एंजाइमों का समूह होता है, याद रखना। 4 एंजाइम्स का समूह होता है ये। एक तो पेप्सिन फर्स्ट बोलते हैं, एक पेप्सिन सेकंड A, एक आता है पेप्सिन सेकंड B, एक आता है पेप्सिन थर्ड।
आप तो केवल नॉर्मल भी याद रखोगे। देखो अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। इसे लैब असिस्टेंट वगैरह में पूछा जा सकता है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है, बाकी रीट सीटेट वगैरह में जनरल हमसे केवल यही पूछेगा कि पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है। तो अपन थोड़ा सा लेवल इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो वो आपका गलत नहीं हो। आमाशय की संपूर्ण सतह जो होती है वो पेप्सिनोजन फर्स्ट का स्राव करती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिलना जरूरी है, बाकी याद अपन वही चीज करेंगे जो हमारे काम की है। आगे अपन डिटेल में लेके उसी चीज को लेकर के चलेंगे जो हमारे फिलहाल एग्जाम के लायक है। तो आमाशय की जो संपूर्ण सतह होती है, आमाशय की जो संपूर्ण सतह होती है ये पेप्सिनोजन फर्स्ट का स्राव करती है। किसका करती है? पेप्सिनोजन फर्स्ट का। और पेप्सिनोजन को तो आप जानते हैं, समझ गए होंगे, पेप्सिन में HCl एंजाइम चेंज कर देता है, HCl अम्ल चेंज कर देता है। तो पेप्सिन फर्स्ट का ही मेनली इसमें क्या होता है? सीक्रेशन होता है, स्राव होता है। और बाकी जो कार्डियक और फंडस भाग हैं उनसे सेकंड और थर्ड का स्राव होता है। तो आमाशय की संपूर्ण सतह से पेप्सिनोजन फर्स्ट का होगा और कार्डियक फंडस भागों से, कार्डियक तथा फंडस भाग की बात करें तो कार्डियक तथा फंडस भागों से सेकंड तथा थर्ड का स्राव होता है। सेकंड तथा थर्ड का क्या होता है? सीक्रेशन होता है। आगे हम बात करते हैं तो पेप्सिनोजन को HCl किस में चेंज करेगा? पेप्सिन में चेंज करेगा। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। निष्क्रिय को सक्रिय में कौन बदल देता है? HCl एंजाइम बदल देता है। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। और याद रखना दोस्तों, ये एंजाइम केवल वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, कशेरुकियों में पाया जाता है। केवल कशेरुकियों में पाया जाता है, केवल कशेरुकियों में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है। पेप्सिन की यदि हम पीएच की बात करें तो इसकी पीएच होती है दोस्तों 1.6 से 2.4। कितनी होती है? 1.6 से 2.4। ये किसकी पीएच होती है? पेप्सिन एंजाइम की पीएच होती है। यानी इसकी प्रकृति भी अति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अति अम्लीय इसकी प्रकृति मानी जाती है। और ये मेनली प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो क्वेश्चन आता है प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? आमाशय में। उल्टा पूछ सकता है कि आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? तो प्रोटीन का। तो हमने जब स्टार्टिंग का पहला वीडियो बनाया था तो पहले वीडियो में, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च का पाचन होता है। अब नंबर आया है आज प्रोटीन का। तो आमाशय में याद रखना किसका पाचन होता है? मेनली प्रोटीन का पाचन होता है। तो यदि हम बात करें कि जो प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन को सबसे पहले पेप्टोन्स में चेंज किया जाता है, प्रोटियोजेज के अंदर चेंज करते हैं और प्रोटियोजेज से बाद में क्या बन जाते हैं? पेप्टोन्स बन जाते हैं। तो प्रोटीन से जो इकाई बनती है उनको कहते हैं प्रोटियोजेज। यहां पर जो एंजाइम काम करेगा वो काम करेगा पेप्सिन। फिर प्रोटियोजेज को आगे जाकर के फिर से ये पेप्सिन एंजाइम जो होगा ये किसके अंदर चेंज कर देगा? पेप्टोन्स के अंदर चेंज कर देगा। किसके अंदर बदलेगा? पेप्टोन्स के अंदर बदल देता है। यानी कंप्लीटली प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? आमाशय में होता है। अर्थात आमाशय में मुख्यतया किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में मुख्यतया किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। तो ये पहली हमारी जो सेल्स हुई थी उनका नाम था सेंट्रल सेल्स, चीफ सेल्स, जाइमोजन सेल्स, जिनके द्वारा पेप्सिन
का स्त्राव किया जाता है और पेप्सिन मुख्यतः किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा एंजाइम है रेनिन एंजाइम। पहला कौन सा हुआ, पेप्सिन, दूसरा एंजाइम कौन सा है दोस्तों, रेनिन है। दूसरा एंजाइम कौन सा होगा हमारा, रेनिन एंजाइम होगा। तो सेकंड नंबर पर रेनिन। रेनिन पहले प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है, पढ़ चुके हैं हम। HCl प्रोरेनिन को किस में चेंज कर देता है, रेनिन के अंदर चेंज कर देता है। इसको रेनेट या काइमोसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेनेट या काइमोसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको रेनेट या काइमोसिन के नाम से जानते हैं। ये प्रोरेनिन जो होता है, प्रोरेनिन ये चेंज हो जाता है रेनिन के अंदर और इसको कौन करता है, HCl करता है। कौन करेगा इसको, HCl करेगा। प्रोरेनिन को रेनिन के अंदर चेंज कर देता है। इसको काइमोसिन या रेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है और ये इसकी दोस्तों एक्टिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, एक्टिव फॉर्म होती है। रेनिन क्या काम करता है, दूध में उपस्थित घुलनशील प्रोटीन कैसिनोजन पर क्रिया करता है और उसे अघुलनशील प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। ये रेनिन क्या काम करेगा, रेनिन दूध में उपस्थित दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसिनोजन प्रोटीन, या हम कैसिन प्रोटीन कह सकते हैं। कैसिनोजन प्रोटीन जो होती है दोस्तों वो घुलनशील अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है, घुलनशील अवस्था में। इस कैसिनोजन प्रोटीन को किसमें बदल देता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। किसमें बदल देता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। ये कैल्शियम पैराकैसिनेट कैसा होता है, ये इनसॉल्युबल प्रोटीन है, याद रखना। इसको अघुलनशील प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अघुलनशील प्रोटीन कहते हैं। इसके अंदर कौन चेंज करता है, रेनिन करेगा। कौन करेगा, रेनिन। रेनिन को दही या पनीर बनाने वाला एंजाइम कहते हैं। रेनिन को दही या पनीर बनाने वाला एंजाइम कहा जाता है। रेनिन को क्या कहा जाता है, दही या पनीर बनाने वाला एंजाइम कहते हैं। उद्योग धंधों में इसका यूज होता है। ये स्तनधारियों में केवल शिशु अवस्था में सक्रिय होता है। स्तनधारियों में केवल शिशु अवस्था में सक्रिय होता है। स्तनधारियों में केवल कौन सी अवस्था में एक्टिव होगा, ये शिशु अवस्था के अंदर, इन्फेंट स्टेज के अंदर ही एक्टिव होता है। तो सेकंड एंजाइम हमारा कौन सा हो गया, रेनिन हो गया। कौन सा हो गया, रेनिन। तीसरा एंजाइम हम बात करते हैं जिसका नाम है जठरीय लाइपेज, जिसे गैस्ट्रिक लाइपेज के नाम से जाना जाता है। तो थर्ड नंबर पर आता है जठरीय लाइपेज। जठरीय लाइपेज, जठरीय लाइपेज जिसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहा जाता है। गैस्ट्रिक शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि जठर रस में पाया जाता है। ये एंजाइम हमारा आगे भी आएगा छोटी आंत में, वहां पर हम इसको कहेंगे इंटेस्टाइन लाइपेज के नाम से जानेंगे। और ये जठर में है, आमाशय में है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको नाम दिया है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये वसा का पाचन करता है। हालांकि यहाँ पर कम मात्रा में होता है, छोटी आंत में पूर्णतया वसा का पाचन होता है, जिसे आंतरीय लाइपेज एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। ये जठरी लाइपेज जो होता है दोस्तों, ये ओनली एसिडिक मीडियम पर क्रिया करता है और ये वसा का पाचन करता है। तो इसमें दो पॉइंट हमें याद रखने हैं कि एक तो ये अम्लीय माध्यम पर क्रिया करता है। कौन से माध्यम पर क्रिया करता है, अम्लीय माध्यम पर क्रिया करता है। दूसरा क्या काम करेगा, ये वसा का पाचन करेगा। वसा का पाचन करेगा और एक कम मात्रा में करता है, याद रखना। कम मात्रा में क्या काम करेगा, वसा का पाचन करेगा। चौथा पार्ट आता है इसका, जिसको अपन बोलते हैं जठरीय श्लेष्मा। क्या बोलते हैं, जठरीय श्लेष्मा। चौथा पार्ट आता है कि जठर के अंदर जो श्लेष्मा पाई जाती है, म्यूकस पाया जाता है, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक म्यूकस। क्या कहते हैं उसे, गैस्ट्रिक म्यूकस के नाम से जाना जाता है। एकदम बिल्कुल सिस्टम से सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ताकि कहीं पर आपको कोई भी समस्या नहीं हो। किसी भी बुक को पढ़ने पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये चीज यहाँ से छूट गई है। एकदम क्लियर सारी चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जठरीय श्लेष्मा क्या है दोस्तों, ये ग्लाइकोप्रोटीन है।
इसे संयुग्मित प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये भोजन को नम और लसलसा बनाए रखती है। इसके अलावा जठर रस के अम्लीय प्रभाव को भी कम करती है। तो ये संयुग्मित प्रोटीन होती है। ये क्या होती है? ये संयुग्मित प्रोटीन है, संयुग्मित प्रोटीन के रूप में काम करती है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कह सकते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। काम क्या है इसका? कार्य क्या है? तो भोजन को नम एवं लसलसा बनाए रखना। क्या होता है? भोजन को नम तथा लसलसा बनाए रखना। भोजन को नम तथा लसलसा बनाए रखने का काम किसका होता है? याद रखना, जठरीय श्लेष्मा का होता है। इसके अलावा ये जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करती है। जठर रस के एसिडिक मीडियम को, अम्लीय प्रभाव को कम करना किसका काम होता है? जठरीय श्लेष्मा का काम होता है, गैस्ट्रिक म्यूकस का काम होता है। और पांचवा आता है दोस्तों, जिसका नाम है आंतरिक कारक। क्या नाम है? आंतरिक कारक, जिसे नैश फैक्टर कहते हैं या इसको इंट्रिंसिक फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक कारक कह सकते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर भी कह सकते हैं, या इसको नैश कारक कहते हैं, नैश फैक्टर कहते हैं। क्या काम करता है ये? नैश कारक जो होता है दोस्तों, ये क्या काम करेगा? भोजन में उपस्थित विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण और परिपक्वन में क्या करता है? ये सहायक होता है। इसे कैस्टल फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? कैस्टल कारक कहते हैं। क्या कहा जाता है? कैस्टल कारक कहा जाता है। क्या काम करता है ये? भोजन में उपस्थित, भोजन में एक तो विटामिन B12, विटामिन B12, इसके अलावा आरबीसी के निर्माण तथा परिपक्वन, निर्माण तथा मैचुरेशन में सहायक होता है। तो भोजन में उपस्थित विटामिन B12 आरबीसी का फॉर्मेशन, परिपक्व में ये निर्माण में सहायक होता है। अब दोस्तों, जो आमाशय में भोजन का पाचन जब कंप्लीट हो जाता है, तो आमाशय में भोजन पाचन के पश्चात क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। क्या कहलाता है? कायम। आमाशय में भोजन पाचन के पश्चात क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। क्या कहलाता है? कायम के नाम से इसको जानते हैं। आमाशय में भोजन पाचन के पश्चात क्या कहलाता है? कायम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो गैस्ट्रिक जूस है, जठरीय रस है, इसका नियमन कैसे होता है? तो इसका नियमन दोस्तों, एक श्लेष्मिका सतह से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन। उस एंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन की सहायता से ही जठर रस का क्या होता है दोस्तों? नियमन होता है। तो जठर रस का नियमन किसके द्वारा होगा? एंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन के द्वारा होता है। जठर रस का नियंत्रण की बात करें तो ग्रहणी की श्लेष्मिका सतह से निकलता है जिसका नाम क्या है? एंटेरोगैस्ट्रोन। एंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन के द्वारा होता है, जो कि किससे स्त्रवित होता है? ग्रहणी की श्लेष्मिका से स्त्रवित होता है। ग्रहणी की श्लेष्मिका से क्या होता है? ये स्त्रवित होता है, इसको अपन कहते हैं एंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जठर रस सीक्रेशन का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, ये हमारी तंत्रिकाओं के द्वारा भी होता है और हार्मोन्स के द्वारा भी होता है। यानी इसमें तंत्रिकाएं भी सहायक होती हैं और हार्मोन्स भी सहायक होते हैं। तंत्रिकाएं प्लस हार्मोन्स दोनों के द्वारा ही जठर रस का क्या होता है? जठर रस स्त्रवण का नियमन होता है। क्या होता है? जठर रस सीक्रेशन का नियमन होता है।
अब ये जो दोस्तों कायम जो बना, ये कायम जो बना आमाशय में, ये फिर कौन से कपाट से होता हुआ, तो हमने डायग्राम में कपाट बनाया था, पाइलोरिक कपाट। इस पाइलोरिक कपाट से होता हुआ कहां पहुंच जाता है, छोटी आंत के भाग ग्रहणी में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, छोटी आंत के भाग ग्रहणी में पहुंच जाता है, डूडीनम में पहुंचता है। और ग्रहणी में कौन कौन से एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन होगा, ग्रहणी में किस किस की हेल्प होगी। अब आगे हम यकृत के कार्य के बारे में भी पढ़ेंगे। लीवर का भी रोल यहाँ पर आएगा, पैंक्रियाज अग्नाशय का भी रोल आएगा, आंतरी रस का भी रोल आएगा, पित्त रस का भी रोल आएगा। ये सभी रस मिलकर के, इनमें कुछ विभिन्न एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं, उन सभी के द्वारा भोजन का अंतिम रूप से पाचन, फाइनली जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, वो हमारे छोटी आंत के भाग ग्रहणी में होगा। कहां पर होगा, ग्रहणी में। तो दो प्रश्न बने हमारे कि शुरुआत कहां से हुई, मुग्गुहा से, और अंत कहां हुआ दोस्तों, अंत ग्रहणी में होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्रहणी में किस प्रकार से भोजन का पाचन कौन कौन से एंजाइमों के द्वारा कंप्लीटली संपन्न होता है। उसके बाद बड़ी आंत और आगे वाले पार्ट्स की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।